दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीब। मैं एक खुसूसी प्रोग्राम जियोपॉलिटिक्स पर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करेंगे अमेरिका के हमलों की और अमेरिका पर हमलों की, गाज़ा के सूरत हाल की और रशिया की जियोपॉलिटिक्स रणनीति की। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी ख़बरों से आगाह करता हूँ। बड़ी ख़बरें ये हैं कि जिस तरह ईरान समर्थित कहे जाने वाले मिलिशिया ने जॉर्डन के अंदर अमेरिका पर हमले किए। 3 अमेरिकी फ़ौजी डायरेक्ट मारे गए। पहली बार जो है कबूल किया गया कि अमेरिकी फ़ौजी डायरेक्ट हमलों में मारे गए हैं। हालांकि ईरान पहले भी दावे करता रहा है, मिलिशिया पहले भी दावे करती रही है, मगर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो बाइडेन ने उम्मीद है, यह की जा रही है, एनालिस्टों का मानना है कि अमेरिका जिस तरह पहले कासिम सुलेमानी को मारने के आदेश दिए थे या मार दिया गया था, उसी तरह या शहीद कर दिया गया था, उसी तरह के हमलों की, यानी कि ईरान के अधिकारियों पर डायरेक्ट हमले के लिए अमेरिका कोई रणनीति बना सकता है और बाइडेन इसके आदेश दे सकता है। अलबत्ता बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये मानना है कि हमें ईरान के साथ डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। और ये अमेरिका की सोच है, क्योंकि अमेरिका के अपने स्टेट टेक्सास में भी बहुत कुछ चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका आखिर यहाँ इस युद्ध को और आगे लेके जाएगा या फिर बैकआउट करेगा। क्योंकि बैकआउट करने की सूरत हाल इसलिए नहीं बन रही है, आज भी हौती ने एक युद्धपोत जो अमेरिका का लाल सागर में है उस पर डायरेक्ट हमले का दावा किया है और शायद हमला कर दिया है। इसमें नुकसान कितना हुआ है इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। एक तरफ यानी हौतीज़ जो है लगातार अपने जो एक्शन है उस पर कायम है और वो लगातार अमेरिकी युद्धपोत को भी डायरेक्ट निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। अब अमेरिका के पास अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मेरे ख्याल से युद्ध को एस्केलेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से या तो अपने युद्धपोत को निकाले या फिर हौतियों के हमले झेले, या फिर सिर्फ हौतियों पर जो यमन के ऊपर हमले किए गए हैं ब्रिटेन और उसके अमेरिका के दूसरे सहयोगी देशों द्वारा, उनका कोई असर होते हुए नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त भी हौतीज़ पर। हौतीज़ पूरी तरह से हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण गाज़ा में जो एक अभी ताज़ा वीडियो आज ही का है, जिस तरीके से मज़ाहमत यानी कि टक्कर इजरायली फ़ौजी और हमास के बीच में जारी है, उसका ये वीडियो देखें जिसमें एक बाकायदा सामने सामने की फ़ाइट भी हो रही है। एक टैंक वहाँ से गुज़रता है और किस तरह से हमास के लड़ाके उसको उड़ा देते हैं। यानी कि ये तय है कि लगातार हर रोज़ बख्तरबंद गाड़ियाँ, लड़ाकू वाहन और टैंकों को गाज़ा में उड़ाया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में पहले ही हमास अपने कब्ज़े का दावा कर चुका है। मगर एक बात यहाँ पर और वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो इज़राइल के शहर हैं या जो इज़राइल का इलाका है जिसमें गाज़ा भी है, फ़लस्तीन भी है, यहाँ जो बड़ा डेवलपमेंट है, एक मीटिंग हुई इज़राइल के अंदर और उसमें ये दावा किया गया आज कि हमें किसी भी तरीके से गाज़ा और फ़लस्तीन वेस्ट बैंक को इज़राइल में मिला लेना चाहिए और चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। जिस पे हमास का रद्द-ए-अमल ये आया है कि हम जानते हैं कि ये हमारा पूरी तरह से सफाया करने का प्लान कर चुके थे, जिसमें नेतन्याहू बाकायदा यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर बिना फ़लस्तीन और बिना गाज़ा के अपना नक्शा दिखा चुके थे। वो बात जो है, ये जो मीटिंगें चल रही हैं इसमें वाज़ेह हो रहा है और हमास इस पर रद्द-ए-अमल देकर अपनी जनता जो वहाँ पर हमास के साथ खड़ी है उसे ये सबूत दे रहा है कि असल में इनका प्लान यही था कि हमारा जेनोसाइड किया जाए, जातीय सफाया किया जाए, नस्लीय सफाया किया जाए और कब्ज़ा कर लिया जाए। तो यानी इन एक्टिविटीज़ से हमास को एक मौका मिल रहा है अपने गाज़ा के लोगों या साउथ वेस्ट बैंक के लोगों को कन्विंस करने का कि अगर हम युद्ध शुरू ना भी करते तो भी इज़राइल को यही करना था। अब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये एक अलग बात है, मगर
ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन ने जिस तरह की एक शुरुआत की थी जब वो ब्रेक्जिट किया था, यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था, तो उसके पीछे का प्लान मैंने एक प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन चाहता है कि उसके कॉलोनियन, उसके अधीन जितने भी देश रहे हैं वहाँ के वो निज़ाम को चेंज करें और पिछली चली आ रही डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करें। इसका एक फुटप्रिंट जो है हमें नज़र भी आने लगा है। इस पर मैं आता हूँ कि वो क्या, कहाँ, कैसे होने वाला है। मगर इससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा आगे इसी बात को बढ़ाते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से जो युद्ध भड़काने की कोशिश है उस पर ईरान का रद्द-ए-अमल ये आया है कि अब समंदर को पूरी तरह आग लगाने की कोशिश ब्रिटेन कर रहा है। अब सफल कितना होता है, नहीं होता है, वो एक अलग बात है। दोस्तों, एक तरफ जो है यूरोपियन यूनियन की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। फ्रांस की सड़कों पर किसान उतर आए हैं, वहाँ सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी जा रही है। फूड प्रोडक्ट जो है वो ठीक से अरेंज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो पाबंदी है, यूक्रेन इस वक्त युद्ध का शिकार है और रशिया पर पाबंदी लगी हुई है। और ये तमाम पाबंदियों के अलावा जो राहदारी रोकी जा रही है कि अगर ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट से भी कुछ अरेंज किया जाए तो हौतीज़ ने उसको ब्लॉक कर दिया है। ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है जियोपॉलिटिक्स की, वो ये है कि दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ लेकर ज़रूर जा रही है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना के इलाके में, यानी ताइवान के चारों तरफ 4 बड़े युद्धपोत ले जाकर खड़े कर दिए हैं चाइना ने। और चाइना के तकरीबन 22 फाइटर विमान ताइवान के ऊपर उसके एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए उसके ऊपर से गुजरे हैं, गश्त किया है। ये किया है कि एक डेलीगेशन अभी अमेरिका से ताइवान पहुंचा था, उसके निकलते ही ताइवान पर के जो एरिया है उसको टाइट करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है, बल्कि कवायद शुरू कर दी है चाइना ने। यानी दुनिया बिल्कुल एक बड़े युद्ध की तरफ जो है एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही है। जबकि इस युद्ध से मेरे ख्याल से फ़ायदा उठाना चाहेगा रशिया भी, मगर इस पूरे फ़ायदे को प्लान किया था, ये युद्ध पूरा प्लान था। उसी तरह इसके नतीजे उल्टे आ रहे हैं, मगर इस युद्ध को एज़ इट इज़ अमेरिका ने प्लान किया था, जिसे मैं पिछले 10 साल से लगातार आप लोगों के बीच रखता आया हूँ। वही पॉइंट, वही एक्शन, उसमें थोड़ा सा हलचल है, क्योंकि जो जहां पर जिस वक्त अटैक होना था उसके 1 महीने या 2 महीने पहले अमेरिकन लॉबी की तरफ से उस पर उल्टा रशियन लॉबी की तरफ अटैक कर रही है। यही जो यूक्रेन में हुआ, यही गाज़ा में हुआ, यही हौतीस कर रहे हैं, यही इराक के अंदर जो है, जो इराक की मिलिशिया था उस पर अमेरिका अटैक करता था, मगर अब अमेरिका पर लगातार जो है वो नॉन स्टेट एक्टर जो इराक में है वो लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरान और पश्चिमी जगत, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और पश्चिमी जगत पूरा ईरान पर सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम ये सारे के सारे ईरान के कहने पर हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से बयान ये आया है कि इराक के जो भी लड़ाके हैं वो हमसे आदेश नहीं लेते। यानी ईरान भी युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है, मगर एक तरह से हौतीज़ के और हमास के साथ भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा अलाई है रशिया का। और इस युद्ध की इस वक्त गाज़ा को या फिर हौतीज़ को या इराक सीरिया के बजाय ईरान को, इन सब से ज़्यादा इस युद्ध की ज़रूरत रशिया को है, जो कि पूरी तरह से आप जानते हैं कि तमाम फंडिंग और हथियारों के ज़रिए यूक्रेन को घेरने के बाद, यूक्रेन में युद्ध शुरू करवाने के बाद पूरी तरह से एक लंबी लड़ाई में झोंककर आर्थिक स्थिति को पूरी तरह उसी प्रकार तोड़ना जैसे यूएसएसआर तोड़ने के टाइम पर किया गया था। और वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट टू स्टेट फाइट पूरी तरह से आतंकवाद को भड़काकर अपनी नीति में सफल रहने वाला अमेरिका इस बार हर मोर्चे पर उल्टी मात खा रहा है। और उसके अपने स्टेट टेक्सास में वही शुरू हो चुका है जो उन्होंने यूएसएसआर के वक्त चचीनिया, हर्जगोविना, बोस्निया, यूगोस्लाविया, यहाँ सब जगह पर जिस तरह की एक्ट शुरू किया था, उसी तरह का एक्ट शुरू हो चुका है अमेरिका के टेक्सास स्टेट से, जो पूरे अमेरिका में फैलने की संभावना है। अभी गोरे और काले के मामले वहाँ पर उठने बाकी हैं, जो बहुत जल्दी उठ सकते हैं। अभी टेक्सास में हालांकि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग शुरू हो चुकी है, वो भी
बाइडेन को जिताना चाहता है। उधर ट्रंप जो है वो ये ट्रंप समर्थित स्टेट माना जाता है। उसके अलावा 25 गवर्नर जो है वो टेक्सास के जो पॉलिसी अपनाई है गवर्नर ने कि इसको इसकी नाकेबंदी कर देनी चाहिए पूर्ण, उसका समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के और गवर्नर्स के बीच में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, जनता के बीच में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ये सारी उसके अपने अंदर की स्थिति, चाहे वो इकोनॉमी हो, बैंकिंग की व्यवस्था हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात हों और चाइना द्वारा तमाम बाज़ार को छीनने की कवायद हो, इन तमाम स्थिति के चलते अमेरिका एक तरफ उसके अपने अंदरूनी मामलात हैं मगर वो बैरूनी मामलात में बाकायदा उसी स्पीड से बढ़ रहा है जो उन्होंने प्लान किया था। ब्रिटेन पर आता हूँ, जो है कि इस वक्त ये भी चर्चा करता चलूँ कि ब्रिटेन की वो पॉलिसी क्या थी जो वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो उन्होंने 1947 में गिफ्ट किए थे, 45 में गिफ्ट किए, 1956 तक गिफ्ट करते आए, उनको क्यों वो बदलना चाहते हैं। और क्यों बदलने पर तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, बाद में भी उसका जो है विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक खबर देता चलता हूं जिसकी शुरुआत हो चुकी है कहां से। ये आपको निज़ाम को बदलने की जो शुरुआत है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा जो ख़बरें आप सुनते हैं या ख़बरें आप देखते हैं वो ख़बरें एक्शन का पार्ट होती हैं, पॉलिसी का पार्ट नहीं होती। हम जियोपॉलिटिक्स के मोमेंट कहाँ से उठे, कहाँ जाएंगे और उनके नतीजे क्या आएंगे उस पर बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको ये बहुत कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मगर आप लोग अगर आपस में चर्चा करें और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करें तो जो युद्ध के एक्शंस हैं उन वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि आखिर ये मूवमेंट क्या चल रहे हैं और ये मूवमेंट कहाँ पहुँचेंगे, किन किन एक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और किन को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। वापस आता हूँ आप अभी ब्रिटेन की उस सोच पर जिसकी मैं पहले से खुलासा कर चुका हूँ और उस प्लानिंग पर जिसका मैं खुलासा कर चुका हूँ, वो हमारे पड़ोस के देश पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और ये भी इससे पहले मैं पाकिस्तान की बात बताता हूँ, मगर बने रहिएगा क्योंकि मैं फिर अमेरिका के बारे में भी बताऊँगा कि वहाँ आखिर क्या पॉलिसी शुरू हुई है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक ऐलान किया है कि अगर वो उनकी पार्टी जीत कर एक बार सत्ता में अगर आ जाती है तो वो इस निज़ाम को बदल देंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री को सीधे जनता चुनेगी। यानी MNA या उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, उनके लिए अलग से वोटिंग किया जाएगा। मगर अमेरिका की तरह प्रेसिडेंट चुनाव की तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये निज़ाम लागू करने का वादा कर लिया गया है कि हम अगले निज़ाम को इस तरह बदलेंगे कि प्रधानमंत्री को सीधे जनता चुनेगी। अब उसका नाम प्रधानमंत्री होगा या फिर उसका नाम खलीफा होगा या राष्ट्रपति होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये तो तय है कि ब्रिटेन इसी निज़ाम को चाहता था, चूँकि वो इंस्पायर सिर्फ अमेरिका से नहीं है बल्कि वो इंस्पायर है आपके जो है चाइना के निज़ाम से, इंस्पायर है वो रशिया के निज़ाम से। वो देख रहा है कि जो एक लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं, चाहे वो तुर्की के अर्दोगान हो या फिर नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन हो या फिर वो चाइना में शी जिनपिंग हो या फिर खुद रशिया में जो है व्लादिमीर पुतिन हो, तो अर्थव्यवस्थाओं को इन्होंने संभाला है, बिल्ड किया है अमेरिका ने और पश्चिमी जगत ने इन देशों के ऊपर। उनमें ईरान शामिल है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया शामिल है। एक नज़ीर पेश की है कि तमाम पाबंदियाँ रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान पर लगाने के बाद भी इनकी अर्थव्यवस्था को वो कुछ दिन के लिए रोक पाए, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से पलटी मारी और अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि पश्चिमी जगत पछड़ता जा रहा है। जिन देशों पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई थी उनकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तेज़ी से और आगे के फुटप्रिंट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसी निज़ाम को अपने कॉमनवेल्थ यानी जो गुलाम देश कभी हुआ करते थे, इस तरह से वो बातचीत के ज़रिए है या कोई एग्रीमेंट है या क्या है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे ख्याल से कम हमारी ऑडियंस इसको ज़हनी तौर पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि इससे ज़्यादा की हकीकत पर बात की जाए।
दोस्तों अगला प्रोग्राम मेरे ख्याल से जो है मैं एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक भी लूँगा और इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करके अगला एपिसोड भी आपको दूंगा, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा आखिर टेक्सास में क्या चल रहा है और जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त वो ख़तरनाक क्या है और भारत का इसमें क्या लेना देना है। एक बहुत बड़ा काम वहाँ शुरू हुआ है, वो सूरत हाल किस तरीके से भारत को दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, किस तरह हम पनडुब्बी यूरोप से ख़रीदने की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक बात और मैं बताता चलूँ कि ज़रूर उसमें अमेरिका, भारत, जर्मनी और एक जो रणनीति में भारत का इन्वॉल्वमेंट है और टेक्सास से क्या लेना देना है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाज़ा में जो है मुज़ाहमत जारी है और टक्कर दी जा रही है। अभी तक मसौदा तय नहीं हुआ है मगर बार्गेनिंग की जा रही है कि किसी तरह बात पर पहुँचे। मेरे ख्याल से ईरान रशिया पॉलिसी अभी गाज़ा को शांत करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये वार अभी जितना लंबा खींचेगा वो फ़ायदा पहुँचाएगा रशिया की पॉलिसी को और यूरोप की इकोनॉमी को तोड़ने का काम करेगा। यूरोप को नाटो को के बिखराव का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टर्स हैं वो आप याद रखिएगा कि गल्फ़ भी डामाडोल की स्थिति में रहता है। कहीं अमेरिकी अलाई है जो रशिया के साथ भी रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, मगर अमेरिका और पश्चिम के साथ भी बना रहना चाहते हैं। ये काफ़ी लंबा सिलसिला है हमारा, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करते रहेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ इस प्रोग्राम को रोकते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा OTT। अगर देखिए हमारी मजबूरी ये है कि यूट्यूब या फेसबुक हम इन पर भी अपने आप को ज़रूर प्रोग्राम देते हैं, मगर इनको फैलने से रोक दिया जाता है। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके लोगों तक डाउनलोड करने का सजेशन दीजिएगा। हम बिल्कुल दुनिया की वो हक़ायक़ आपके सामने पेश करते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं करते। तो ये ख़बरें जानने के बाद आप कितने बम चले, कितने जहाज़ छूटे, ये आप देख सकते हैं। मगर आखिरी पॉइंट पर इसमें ये आपको बताता चलूँ कि अमेरिका ईरान के बड़े अधिकारियों का कत्ल कर सकता है, उन पर हमले कर सकता है इज़्ज़त बचाने के लिए। ब्रिटेन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा और वार अभी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। नई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर दी जाएगी। रास्ता बंद है, होती जारी है। खुदा हाफ़िज़।